नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं डरावना माहौल हॉरर कहानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो शिल्पा की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं हम शिल्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पा और मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ दरअसल वो मेरे कॉलेज के दिनों की कहानी है। 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तब हमारे कॉलेज में एक ग्रुप था, कुछ 20 या 25 लड़के लड़कियों का। मैंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था। दरअसल हमारा ग्रुप एक समाज सेवा का काम करता था। हमारा ग्रुप हर शनिवार किसी न किसी गांव जाता और गांव जाने से पहले ग्रुप के सभी लड़की लड़कियां अपने अपने ज़रूरत का सामान साथ ले लेते। फिर हम किसी एक गांव जाने के लिए निकल पड़ते और उस गांव में पहुंचकर वहां पर हम खाली मैदान या कोई नदी किनारा जहां पर हम अपने तंबू लगा सके ऐसी कोई जगह ढूंढते और फिर उस जगह की साफ सफाई करते और हम अपने तंबू लगा देते। और फिर हम सब लड़के लड़कियां उस गांव में जाते और उसकी सफाई करते। सफाई करते करते हमें शाम हो जाती और फिर सब सफाई का काम ख़त्म हो जाता। उसके बाद हम सब अपने अपने तंबुओं पर वापस लौट आते। अपने तंबुओं पे वापस आने के बाद हम सब लोग खाना बनाने की तैयारी करते और कोई सूखी लकड़ियाँ लेने जाता तो कोई नदी से पानी भरने के लिए जाता और कोई सब्जियां काटता। इस तरह से हम सब मिलकर ग्रुप के सभी लोगों के लिए खाना पकाते। फिर हम सब लोग आग के सामने बैठकर मिलकर सब खाना खाते थे। और सच बताऊं तो उस चूल्हे पे बनाए हुए खाने में जो स्वाद है वो हमें शहर के किसी होटल में नहीं मिलता था। खाना खाने के बाद हम सब लोग आपस में बातें करते और नाचते गाते, गाना बजाते, कोई संगीत बजाता और कोई कहानियाँ सुनाता और कोई कॉमेडी करता। इस तरह से हम सब लोग अपने आप एंजॉय करते थे। कई बार हमारा प्रोग्राम देखने के लिए गांव के लोग भी आते थे और उन लोगों का भी मनोरंजन हो जाया करता था। फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद गांव वाले अपने अपने घर चले जाते और हम वहीं पर तंबुओं के पास ज़मीन पर खुले आसमान के नीचे गद्दे बिछा कर लेट जाते। फिर घने अंधेरे में आग की मद्धम मद्धम रोशनी में और ठंडी ठंडी हवाओं के बीच आसमान में तारे गिनते हुए कब हम सो जाते हमें पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही हम वापस अपने शहर चले जाते। अगले शनिवार को हमें फिर एक गांव जाना हुआ। जब हमारा ग्रुप उस गांव पहुंचा तो हमने देखा कि हमारे तंबू लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी। दरअसल एक खाली मैदान पड़ा था, लेकिन उसके बगल में ही एक स्मशान था। तो कई लोगों ने सोचा कि अब यहाँ तंबू लगाए या नहीं लगाए। कुछ लोगों ने हाँ कहा और कुछ लोगों ने ना कहा, लेकिन फाइनली हमने उधर तंबू लगा ही दिया। फिर हमने उस गांव जाकर सफाई का काम ख़त्म किया और अपने तंबुओं के पास आकर खाना खाकर बैठे थे। तभी हम सब दोस्तों में बातें करते हुए बातों बातों में डरावनी कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया और एक के बाद एक हर कोई अपनी कहानी सुनाने लगा और इस तरह डरावनी कहानियों का कंपटीशन शुरू हो गया। बारी बारी करके हर कोई अपनी डरावनी कहानी सुना रहा था। जब सब दोस्तों ने अपनी अपनी डरावनी कहानी सुना दी, उसके बाद मस्ती मजाक करने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि हम सब दोस्तों के अंदर दिल में डर बैठ गया था इतनी सारी डरावनी कहानी सुन के। और पास में ही एक स्मशान था तो हर कोई डरने लगा था, इसलिए जानबूझकर सभी दोस्त एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। तभी रोशनी ने रीटा से कहा, चल रीटा, अगर तू इस शमशान में जाके दिखाएगी, वापस आ जाएगी तो मैं तुझे 500 रुपये इनाम दूंगी। तो रीटा ने रोशनी से कहा, चल मैं तुझे 1000 दूंगी, तू जाके आ चल।
तो रोशनी ने कहा, चल 2000 दूंगी। रीटा ने कहा, ठीक है चल, निकाल 2000, चल अभी मैं जाती हूँ। ये कहते हुए रीटा हंसने लगी। रीटा के साथ हम सभी दोस्त भी रोशनी पे हंसने लगे और हम लोगों को लगा कि रोशनी झूठ मूठ का कह रही है, वो कोई 2000 रुपये नहीं देने वाली। लेकिन रोशनी ने सच में 2000 रुपये रीटा को दे दिए और कहा, चल अब जाके दिखा। रीटा अच्छी तरह से जानती थी अब वो शर्त से मुकर नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसा करती तो ग्रुप के सभी दोस्त उस पर हंसते और उसको डरपोक कहते। इसलिए रीटा ने भी 2000 रुपये ले लिए और शमशान में जाने के लिए वो तैयार हो गई। लेकिन उसके अंदर भी बहुत डर बैठा हुआ था और ऊपर से ये काली घनी अंधेरी रात थी। सच कहूँ तो अगर कोई भी आदमी 5 कदम से दूर खड़ा हो तो हमें दिखाई भी ना दे, इतना घना अंधेरा था। फिर भी रीटा मसान में जाने के लिए तैयार हो गई। सच कहूँ तो रीटा से ज़्यादा डर तो हमें लग रहा था उसको अकेले मसान में भेजने के लिए। कहीं उसे कुछ हो गया तो, यही सोचते हुए हम लोग अंदर तक डर गए। लेकिन रीटा ने वो शर्त नहीं छोड़ी और वो अपने आप अकेले ही उस शमशान की ओर चली गई काले अंधेरे में। बस थोड़ी दूर ही गई होगी कि रीटा हमें दिखनी बंद हो गई और थोड़ी देर में ही मसान के गेट खुलने की आवाज़ हमें दूर से सुनाई दी। तब हम सब समझ गए कि रीटा मसान के गेट तक पहुंच गई है और फिर हम सब की रूह कांप गई और हम सब के हाथ पैर भी थरथराने लगे, क्योंकि इतनी अंधेरी रात में रीटा, वो भी लड़की होके, अकेली शमशान में गई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो, यही बात सोच के हुए हम सबको बहुत डर लगने लगा। तभी रीटा को गए हुए जब 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, तब हम सब दोस्तों को उसकी फ़िक्र होने लगी और हम सब दोस्तों ने आपस में तय किया कि हम रीटा को वापस लाने के लिए हम मसान में जाएंगे। हम दोस्तों को लगा कहीं उसके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया। यही सोचते हुए हम सभी दोस्त साथ मिलकर टॉर्च लेकर उस मसान की ओर बढ़ने लगे। जब हम उस मसान तक पहुँचे तो हमने देखा मसान का गेट अभी भी खुला हुआ था और वहाँ किसी भी तरह की हलचल नहीं थी। वातावरण एकदम शांत था और बस कुछ चिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। मसान के बाहर से हम दोस्तों ने अंदर देखा, लेकिन रीटा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हम दोस्तों ने रीटा को आवाज़ दी, रीटा, रीटा, कहाँ है तू रीटा? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर हम सब दोस्तों ने सोचा हमें अंदर चल के देखना होगा। फिर हम धीरे धीरे करके गेट के अंदर गए। हम बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी हम सबको डर लग रहा था। फिर भी हम रीटा के लिए उस मसान के अंदर गए और इधर उधर टॉर्च की रोशनी में रीटा को ढूंढने लगे। लेकिन हमने देखा कि मसान के एक कोने में रीटा पाल्टी मार के बैठी हुई है और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है। उसके बाल एकदम खुले और बिखरे पड़े हुए थे। जब हम रीटा के थोड़े करीब गए और रीटा को आवाज़ दी, रीटा, रीटा, चल चल, यहाँ क्या कर रही है तू रीटा? अचानक ही रीटा ने बड़ी बड़ी आंखों से हमारी ओर देखा और अचानक ही खड़ी होकर हमारे पीछे भागने लगी। उसे हमारी तरफ आता देख हम सब भी बहुत डर गए और तेज़ी से हमारे तंबू की ओर भागने लगे। हम सब इतना डर गए थे कि हमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और जब तक तंबू हमारे नहीं आए तब तक हम भागते रहे। जब हमारे तंबू के पास हम पहुँचे तभी अचानक की रीटा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी चीख निकल गई, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। दरअसल उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। शायद इसीलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मेरी रीटा से कहने लगी, मुझे छोड़ दो रीटा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया रीटा, मुझे छोड़ दो प्लीज़।
मुझे इतना डरा हुआ देखकर रीटा जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते सबको वापस बुलाने लगी। जब हम सबको पता चला कि रीटा को कुछ नहीं हुआ और वो हम लोगों को डराने के लिए सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन फिर भी हम सब के हाथ पैर कांप रहे थे और सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं तो वहीं पर रोने लगी। फिर रीटा ने हम सबको हंसते हुए कहा, बड़े आए थे मुझे डराने के लिए, अब देखो तुम लोगों की हालत कैसी है। देखा देखा, अब किसी को शर्त लगानी है तो वापस जाके आ जाओ। रीटा का ऐसा घटिया मजाक मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ग्रुप में सबको कह दिया, ये मेरा आखिरी ट्रिप है, आज के बाद मैं कभी इस ग्रुप में नहीं जुड़ूंगी, बस मैं ये ग्रुप छोड़ रही हूँ अब। फिर रीटा ने मुझसे माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसा कभी घटिया मजाक नहीं करेगी, यह प्रॉमिस किया। फिर रीटा ने और रोशनी ने और सभी दोस्तों ने मुझे समझाया, छोड़ना यार, दोस्तों के बीच तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है, इसमें इतना भी क्या नाराज़ होना। ये कहते हुए रीटा ने और रोशनी ने मुझे समझाया, फिर मैं मान गई। फिर सुबह होते ही हम सब वापस शहर चले गए। लेकिन उस घटना के बाद रीटा का कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ गया, क्योंकि हम जिस गांव में भी जाते वहाँ रीटा ऐसी कोई ना कोई हरकतें करती रहती। जैसे कि किसी ने उतारा हुआ नींबू चौराहे पे फेंका हुआ हो तो रीटा वो उठा लेती और खाने में निचोड़ कर खा जाती। वैसे ही अगर चौराहे पे या किसी सुनसान जगह पे कोई उतारा हुआ लिपस्टिक, पाउडर, चूड़ी, ऐसी कोई भी चीज़ें मिलती तो रीटा अपने इस्तेमाल के लिए उसे पर्स में भर लेती और बाद में उस चीज़ का उपयोग करती। रीटा के साथ रहते रहते और उसकी इस तरह की उटपटांग हरकतें देखते देखते हम लोगों के मन से भी भूत का डर निकल गया था। फिर ऐसे ही एक शनिवार हम एक जंगल से घिरे गांव में गए थे, जो शहर से काफ़ी दूर था और बहुत ही अजीबोगरीब और डरावना था। उस गांव के हर घर कच्चे बने हुए थे और पता नहीं क्यों उस गांव के वातावरण में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मगर उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए फिर हम सभी दोस्तों ने उस गांव की सफाई का काम चालू कर दिया। जब हम उस गांव की सफाई कर रहे थे तब वहाँ के कुछ भले लोगों ने हमारे ग्रुप के लिए चाय पानी और नाश्ते का प्रबंध किया। फिर हम नाश्ता करते करते गांव वालों से इधर उधर की बातें कर रहे थे। बातों बातों में ही गांव वालों ने हमें बताया कि हमारा गांव एक श्रापित गांव है। हमारे गांव में आए दिन कोई ना कोई भूत प्रेत से बाधित हो जाता है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि रात के वक्त किसी की तरह की भी आवाज़ आए तो आप कभी तंबू से बाहर मत जाइएगा और गलती से भी उन आवाज़ों का पीछा मत करिएगा। इतना सुनते ही रीटा ने गांव वालों से पूछा, अच्छा तो यहाँ लोग प्रेत बाधित हो जाते हैं, फिर उसको ठीक कौन करता है या फिर उसे किसी अस्पताल ले जाते हैं? तो गांव वालों ने बताया कि हमारे यहाँ गांव से थोड़े दूर जंगल में एक काली माता का मंदिर है, वहाँ के पुजारी है, वही हमें उन प्रेत बाधाओं से मुक्त करते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद रीटा ने उन गांव वालों से कहा, आज रात 8 बजे हम सब हमारे तंबुओं के पास प्रोग्राम करने वाले हैं, तो आप सभी गांव वाले उसे देखने के लिए ज़रूर आना। गांव वालों ने भी हमारे ग्रुप का प्रोग्राम देखने की सहमति दी। फिर शाम तक गांव का सारा काम ख़त्म करके हम अपने तंबुओं पर वापस गए और खाना पीना सब अपना काम ख़त्म करके आग के पास चारों ओर हम सभी दोस्त बैठे थे। तभी रीटा ने हम सबको बताया कि यहाँ के लोगों में अंधश्रद्धा बहुत है और वो लोग खामखा डर रहे हैं, हमें उन लोगों से भूत प्रेत का डर निकालना चाहिए। ये कहते हुए रीटा ने हम सबको समझाया और फिर धीरे धीरे जब 8 बजे तब गांव के लोग हमारा प्रोग्राम देखने के लिए हमारे तंबुओं के पास जमा होने लगे। जब गांव के बहुत से लोग वहां जमा हो गए फिर रीटा ने बताना शुरू किया कि आप लोग सब अंधश्रद्धा में बहुत विश्वास करते हो और भूत प्रेत में भी बहुत विश्वास करते हो, तो आप ऐसे उस पर भरोसा मत कीजिए, ऐसी कोई बात होती नहीं है।
इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब आपका मन का वहम होता है, और कोई बीमार होता है तो आप उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हो। सच्चाई ये है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो आप अपने दिमाग से वो भूत प्रेत का डर निकाल दीजिए, और मैं आपको साबित भी करके दिखा सकती हूँ कि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। इत्तेफाक से वो दिन काली चौदस का दिन था, और उसके अगले दिन दिवाली थी। हमारे यहाँ काली चौदस को भूत प्रेतों की रात कहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता उसे मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ गुजरात में एक मान्यता है। काली चौदस की रात को घर की औरतें बेसन के भजिए बनाती है और चौराहे पे छोड़ के आती है, और वो भजिए के आसपास पानी का गोल घेरा बनाती है। गुजरात के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती है, और पूरा साल घर में सुख शांति रहती है। और जिस चौराहे पे ये भजिए पड़े होते हैं उसे लोग छूते भी नहीं हैं, और उससे दूर हट के चलते हैं। जब रीटा ने गांव वालों से कहा कि मैं यह साबित करके दिखा सकती हूँ कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो गांव वालों ने पूछा, वो कैसे? रीटा ने कहा, आज काली चौदस की रात है, और आप लोगों का मानना है ना कि चौराहे पे जो भजिए पड़े होते हैं उसे छूने से प्रेत बाधा हो जाती है। अगर मैं उसको आपको खा के दिखाऊंगी फिर तो आपको यकीन आ जाएगा ना। ये कहते हुए रीटा गांव के चौराहे की तरफ जाने लगी, और पूरा गांव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, और हमारा ग्रुप भी। जैसे ही हम गांव के चौराहे पे पहुंचे तो रीटा ने और घेले में जो भजिए पड़े हुए थे उसे खाने के लिए आगे बढ़ी। तभी किसी ने रीटा को आवाज़ दी, रुक जाओ। जब रीटा ने पीछे मुड़ के देखा तो वो पंडित जी थे, और पंडित जी ने रीटा से कहा, है लड़की, क्या तमाशा लगा रखा है ये? क्यों बेवजह अपनी जान जोखिम में डाल रही है? ये सब नाटक करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? तो रीटा ने पंडित जी से बदतमीजी करते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो मिल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। तो पंडित जी ने उससे पूछा, क्या मतलब है तेरा? क्या मुझे मिलना बंद हो जाएगा? तो रीटा ने कहा, वही जो आप उतारे के नाम पे लोगों से खाने पीने की या अपनी ज़रूरत की और भी चीज़ें जो आप लोगों से मंगवा लेते हो, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो पंडित जी ने गुस्से से रीटा को कहा, ए लड़की, जबान संभाल कर बात कर। आज तक गांव वालों से मैंने कभी एक पैसा नहीं लिया। पूछ उनसे। जो भी प्रेत बाधित होते हैं उसको माँ काली ठीक करती है, मैं कुछ नहीं करता, समझी? तो रीटा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। क्या आप साबित कर सकते हैं कि इस दुनिया में प्रेत बाधा होती है या भूत प्रेत होते हैं? अगर होते हैं तो मुझे दिखाइए, चलिए। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, आओ मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए पंडित जी गांव की अंधेरी गलियों में जाने लगे, और हम सब भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलते हुए हम गांव के छोर तक आ गए। वहाँ एक बहुत बड़ा मकान था। वहाँ जाके पंडित जी रुक गए और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगे। अशोक, दरवाज़ा खोलो, सो गए क्या? तभी घर के अंदर से आवाज़ आई, जी कौन? पंडित जी ने अपनी पहचान बताते हुए कहा, अशोक, मैं विष्णु प्रसाद शास्त्री। पंडित जी का नाम सुनते ही उस अशोक भैया ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अशोक भैया ने पंडित जी का स्वागत करते हुए कहा, अरे आइए आइए पंडित जी, इस वक्त कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या मुझसे? फिर पंडित जी के पीछे हम सबको देखते हुए अशोक भैया ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये सब लोग कौन है? तो पंडित जी ने कहा, अरे अशोक, ये हमारे गांव के मेहमान हैं, शहर से आए हैं, इसलिए मैं तुमको इससे मिलवाने लाया हूँ। फिर अशोक भैया ने हमें हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहा, और हमारा स्वागत करते हुए घर के भीतर आने के लिए कहा। फिर हम सब ने भी अशोक भैया को नमस्ते कहा, और
फिर हम सभी दोस्त पंडित जी के साथ साथ घर के अंदर चले गए। घर के भीतर जाते ही अशोक भैया ने अपनी पत्नी से कहा, अरे रमा, देखो तो हमारे घर कौन आया है। तभी रमा दीदी सर पे पल्लू रखते हुए रूम से बाहर आई और हम सबको देखकर हमें नमस्ते किया। तभी अशोक भैया ने अपनी वाइफ से कहा, अरे रमा, ये सभी लोग शहर से आए हैं, हमारे गांव के मेहमान हैं, हमारे मेहमानों के लिए चाय बना कर तो लाओ। तभी रमा दीदी ने कहा, जी अभी लाई। ये कहते हुए रमा दीदी किचन में चली गई। रमा दीदी और अशोक भैया बहुत ही भले इंसान थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं और उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, लेकिन वो हंसकर अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब रमा दीदी चाय बनाने के लिए किचन में गई, तभी अशोक भैया हम सभी के लिए पानी के गिलास भर कर लाए। फिर हम सब ने वहाँ खाट पर बैठे बैठे सब लोगों ने वो पानी पिया, लेकिन उसके घर के पानी में कुछ अजीब सी स्मेल थी। पता नहीं क्यों उस गिलास में पानी जो था उसका स्वाद थोड़ा कड़वा सा लग रहा था। जब मैं पानी पी रही थी तभी अचानक किसी लड़की की जोरदार मैंने चीख सुनी। तभी मैं इतना डर गई कि मेरे हाथ से गिलास भी छूट गया। मैंने देखा कि अशोक भैया और पंडित जी उस कमरे की ओर दौड़े जहाँ से ये आवाज़ आई थी और कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के भीतर चले गए। हम भी उनके पीछे पीछे उस कमरे तक चले गए। वहाँ जाके मैंने देखा कि पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहे हैं और एक लड़की थी 14-15 साल की, वही चीख रही थी और पंडित जी ने मंत्र बोलते हुए उसके माथे पे हाथ रखा और वो शांत हो गई। मैंने देखा उस लड़की का चेहरा एकदम सिकुड़ गया था और काला पड़ गया था और वो इतनी कमज़ोर हो गई थी मानो कि कोई कंकाल हो। इसकी हालत देखकर हम सब लोग डर गए और हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये कौन है, इसको क्या हुआ है। तो पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा, इस बच्ची का नाम राधा है और यह अशोक भैया की बेटी है। इस बच्ची के शरीर में 10 प्रेतों ने कब्जा किया हुआ है, मगर घबराने की बात नहीं है, मेरी उन प्रेतों से बात हो गई है, उसका 2 दिन बाद उतारा है, ये बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर मैंने अशोक भैया से पूछा, अशोक भैया इसकी हालत कब से ऐसी हो गई और क्या हुआ था इसके साथ, आपको पता है कुछ? क्या आपने किसी डॉक्टर को इस बच्ची को दिखाया? तो अशोक भैया ने हमें बताया, दरअसल 1 हफ्ते पहले हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक थी। पास ही के गांव में राधा की सहेली के रिश्तेदार के वहाँ शादी थी। हमें भी न्योता मिला हुआ था। हम सब भी शादी में शामिल हुए थे और हम शादी का खाना खाकर जब वापस घर लौट रहे थे, तभी राधा ने हमसे कहा, मम्मी पापा मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, रात को यहाँ पर फंक्शन है, नाचने गाने का और गरबे का प्रोग्राम है, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ गरबा खेलना चाहती हूँ, मैं उन्हीं के साथ वापस घर आ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे रुकने दीजिए ना। रमा ने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था, मगर मैंने रमा को समझाते हुए कहा, अरे रमा, उस बेचारी को गरबा खेलने का शौक़ है तो खेलने देना, अभी रात तक की तो बात है, अभी रात 9, 10, 11 बजे वो वापस आ जाएगी, वैसे भी वो कौन सी अकेली आने वाली है, उसके साथ और भी 4-5 लड़कियां तो है, क्यों खामखा चिंता कर रही है। फिर मैं और रमा वहाँ से घर चले आए और रात के 10 बजे हो गए। तभी रमा ने मुझसे कहा, देखिए ना, राधा अभी तक घर नहीं आई, मैंने आपसे पहले ही कहा था उसे हमारे साथ ले लीजिए, लेकिन आप कभी मेरी सुनते ही नहीं हो। मैंने रमा से कहा, तुम भी ना रमा, खामखा चिंता करती रहती हो, आ जाएगी वो, अभी 10 ही तो बजे है, 11 बजे तक आ जाएगी, क्यों चिंता कर रही हो। मैं और रमा अभी बात कर ही रहे थे कि तभी राधा की एक सहेली भागती हुई हमारे घर आई और आते ही उसने कहा, रमा चाची, रमा चाची, अशोक चाचा, रमा चाची। फिर हमने कमरे से बाहर आकर देखा तो राधा की एक सहेली जिसका नाम लक्ष्मी था, वो आंगन में खड़ी खड़ी हम दोनों को आवाज़ लगा रही थी। फिर रमा ने आकर कहा, क्यों रे लक्ष्मी,
क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? तो उस लड़के ने हांफते हुए कहा, रमा चाची, रमा चाची, वो राधा, आप मेरे साथ चलिए, राधा को कुछ हो गया है, जल्दी आप मेरे साथ चलिए। फिर मैं और रमा दौड़ते हुए लक्ष्मी के पीछे पीछे गए और लक्ष्मी गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पेड़ के नीचे, जहां उनकी दो सहेलियां खड़ी थी, वहां जाके रुक गई। फिर मैं और रमा, हम दोनों भी वहां गए। वहां जाकर देखा तो मेरी और रमा की चीख निकल गई। राधा किसी बेजान मुर्दे की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी और उनकी दोनों सहेलियां भी रो रही थी। फिर हमने उनकी सहेलियों से पूछा, ये कैसे हुआ? तो उनकी सहेलियों ने बताया कि हम जब शादी से लौट रहे थे तभी अचानक राधा नीचे गिर पड़ी और तब से होश में नहीं आई, इसलिए मैंने लक्ष्मी को आपको बुलाने के लिए भेजा था। इतना कहते ही उनकी दोनों सहेलियां रोने लगी। फिर हम राधा को वहाँ से घर ले आए। तब से राधा की हालत ऐसी हो गई है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें हमारी बच्ची के लिए। इतना कहकर अशोक भैया फूट फूट कर रोने लगे। फिर अशोक भैया को संभालते हुए पंडित जी ने कहा, अपने आप को संभालो अशोक, कुछ नहीं होगा बिटिया को, काली माँ की कृपा से वो एकदम ठीक हो जाएगी, अपने आप को संभालो, बस 2 दिन की बात है, फिर इन सारे प्रेतों का उतारा किया जाएगा और पहले जैसी हो जाएगी हमारी बिटिया, माता की कृपा से, तुम चिंता मत करो अशोक। फिर अशोक भैया शांत हुए और रीटा ने अशोक भैया से पूछा, अशोक भैया, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया क्या इसको? तो अशोक भैया ने कहा, हाँ दिखाया था, एक नहीं, शहर के कई सारे डॉक्टरों को हमने दिखाया था, लेकिन सभी डॉक्टरों ने हमें एक ही जवाब दिया कि वो ही हमारे बच्चे का इलाज नहीं कर सकते। दरअसल राधा के साथ जब यह घटना हुई थी, उस दिन हमारे गांव के पंडित जी 3 दिन के लिए किसी माता के भंडारे के लिए दूसरे गांव में गए थे। तो इन 3 दिनों में हमने शहर के कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब ने एक ही बात की, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो रीटा ने अशोक भैया से कहा, जब डॉक्टर ने कहा है कि ये लड़की ठीक नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, आप क्यों ऐसे पंडे पुजारियों के चक्कर में पड़े हो? इससे तो अच्छा आप इसे किसी पागल खाने छोड़ के आओ, ताकि वो लोग इसका अच्छे से इलाज कर सके और आपसे ज़्यादा उसकी देखभाल कर सके। इतना सुनते ही रमा दीदी की आंखों में खून उतर आया और रमा दीदी ने रीटा को खींच के एक थप्पड़ मारा। क्या बोली तू? मेरी बच्ची को पागल खाने भेजेगी? मेरी बच्ची को? मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो, मेरे कलेजे का टुकड़ा, समझी? चली जाए यहाँ से, वरना मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाएगा। फिर अशोक भैया ने रमा दीदी को संभालते हुए कहा, रमा, पागल हो गई है क्या तू? घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा सुलूक करता है? रमा दीदी ने अशोक भैया से रोते हुए कहा, देखिए ना, ये हमारी बच्ची को पागल कह रही है। पागल नहीं है मेरी बच्ची, पागल नहीं है। फिर अशोक भैया ने रीटा से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखिए, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप हम सबको माफ़ कर दीजिए। दरअसल इस वक्त हमारा समय बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए रमा अपना आपा खो बैठी है, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए और मुझे भी माफ़ कर दीजिए। उस वक्त रीटा ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई और अंधेरी और सुनसान गली में तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। फिर हम भी रीटा का पीछा करते हुए घर से बाहर निकले और अंधेरी गलियों में रीटा का पीछा करने लगे और उसको आवाज़ देने लगे, रीटा, रुक जाओ रीटा, रीटा। लेकिन उसने हमारी एक बात न सुनी और वो आगे की ओर चलती रही। हम सब भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। गांव के चौराहे पे जाके रीटा रुक गई
और हम सब भी उसके साथ साथ रुक गए। फिर रीटा ने चौराहे पे पड़े हुए सारे भजिए खा लिए और पंडित जी के पास आकर बोली, क्यों पंडित जी, गांव के भोले भाले लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो? आपके सामने मैंने सारे भजिए खा लिए। कौन सा भूत मुझे चिपक गया? कौन सी प्रेत से मैं बाधित हो गई? बताइए आप। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, समझे? और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस चौराहे पे भूत नहीं है, तो 2 दिन बाद आप जब उसका उतारा करने वाले हो ना, उस लड़की का, उस पे तो 10 प्रेत है ना, वो उतारा मुझे दे दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके 10 प्रेत कैसे मुझ पे कब्जा करते हैं, ठीक है? और हाँ, 2 दिन तक मैं यहीं पर रुकूंगी और 2 दिन बाद फिर पूरे गांव को पता चलेगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और आप अब तक जो कुछ कर रहे थे वो सब नाटक था और ढोंग था और आपकी पोल खुलने वाली है आज से 2 दिन बाद, याद रखना पंडित जी। इतना कहते हुए रीटा वहाँ से चली गई। फिर रीटा के साथ हम भी अपने तंबुओं पे चले गए। फिर मैंने और कई दोस्तों ने रीटा को खूब समझाया, छोड़ना यार, हमें क्या लेना देना इन गाँव वालों से, हमने अपना काम ख़त्म कर दिया, अब हम सुबह वापस चले जाएंगे, जो करना है करे वो लोग, हमें उससे क्या। मगर रीटा ने हमारी एक नहीं सुनी और उसकी वजह से हमें भी उसके साथ 2 दिन तक उसी गांव में रहना पड़ा। जिस दिन पंडित जी अशोक भैया की बेटी का उतारा करने वाले थे, उसी दिन माँ काली के मंदिर में दोपहर को भंडारा था। पूरे गांव को प्रसाद लेने के लिए न्योता मिला हुआ था और पंडित जी ने हमें भी कहा था प्रसाद लेने के लिए। हम सभी वहाँ पर प्रसाद लेने गए, लेकिन रीटा हमारे साथ नहीं आई। फिर पंडित जी रात को हमारे तंबुओं के पास आए और उसने रीटा से बात की, देख बिटिया, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तू ये ज़िद छोड़ दे और अपना इरादा बदल दे और वापस शहर चले जाओ। तुम इन सब में मत फंसो, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ। रीटा ने पंडित जी से कहा, देखिए पंडित जी, आप मुझे चाहे कितना भी डरा ले या धमका ले, मैं पीछे हटने वाली नहीं। इस बात का फैसला होके रहेगा कि आप सच है या मैं। तब पंडित जी ने रीटा से कहा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन बिटिया, तू प्रसाद लेने के लिए दोपहर भी नहीं आई थी माता का, इसलिए मैं तेरे लिए माता का प्रसाद लाया हूँ। ले, इसे खा ले ताकि माँ काली तुम्हारी रक्षा करे। तो रीटा ने पंडित जी से कहा, वाह अरे पंडित जी वाह, क्या दिमाग लगाया है। आपको पता है आपके झूठे उतारे से मुझे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आपकी ये कहकर बच जाएगी कि मैंने माता का प्रसाद खिलाया था, इसलिए बच्ची सुरक्षित है, माँ काली ने इसे बचा लिया। वाह पंडित जी वाह, आपकी दिमाग की दाद देती हूँ मैं। ये कहते हुए रीटा ने पंडित जी के हाथों में जो प्रसाद था उसे ठोकर मारकर गिरा दिया। तभी पंडित जी की आंखें क्रोध में लाल हो गई। उसने रीटा से कुछ नहीं कहा और बस रीटा को देखते रहे। और रीटा ने पंडित जी से कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ना ही आपकी ना आपकी माँ काली की, मैं अपने आप ही ठीक हूँ, चाहिए यहाँ से। ये कहते हुए रीटा ने पंडित जी का अपमान कर दिया। इतना अपमान सहने के बाद जाते वक्त पंडित जी ने सिर्फ इतना कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। रीटा पंडित जी को झूठा साबित करने वाली है, ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। इसीलिए गांव वाले कई लोग हमारे कैंप के पास पहुंच गए थे रीटा का कारनामा देखने के लिए। रात 12 बजे के बाद पंडित जी अशोक भैया के घर गए और उनकी बेटी राधा पे जो प्रेतों का वास था उसका उतारा करके वहाँ से निकल गए। उतारा लेकर पंडित जी जब
गांव के चौराहे तक पहुंचे तभी रीटा ने पंडित जी को रोक लिया और कहा, लाइए मुझे दे दीजिए उतारा। लेकिन पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया। तो रीटा ने उसे उस्काने के लिए बहुत कुछ बातें बोली। फिर पंडित जी ने ना चाहते हुए रीटा से ये कहा, देखो बच्ची, मैं ये पाप नहीं कर सकता, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठा हूँ, तो मैं जहाँ पे ये उतारा रखूँ वहाँ से तुम्हें जो करना है करना, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यही कहूँगा कि इस उतारे को छूना मत, आगे तुम्हारी मर्जी है। इतना कहते हुए पंडित जी आगे बढ़ गए और गांव की बाहर की ओर जाने लगे। रीटा और मैं और हमारा पूरा ग्रुप और गांव के कुछ लोग और भी हमारे साथ चलने लगे पंडित जी के पीछे पीछे, और उसी सुनसान जगह पे पहुंच गए जहाँ पर वो पेड़ था और जहाँ पर राधा को प्रेत बाधा हुई थी। वहाँ जाके पंडित जी ने वो बक्सा उतारा और वहाँ पेड़ के नीचे छोड़ दिया और पंडित जी बिना पीछे मुड़े ही गांव की ओर चलने लगे। फिर रीटा वहीं पर बैठ गई उस पेड़ के नीचे और टॉर्च की रोशनी में ही वो बक्सा खोलने लगी। हमारा ग्रुप और गांव के कुछ लोग, हम सभी जो रीटा कर रही थी वो देख रहे थे चुपचाप। हमारे ग्रुप में भी किसी ने रीटा को रोका नहीं, क्योंकि रीटा ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी थी, इसलिए किसी के मन में भी डर नहीं था। तो हम सब लोग आराम से जो कर रही थी वो देख रहे थे। फिर रीटा ने बक्सा खोला और बक्से के अंदर जो भी चीज़ें थी उसे अपने आप पे श्रृंगार करने लगी, जैसे कि पायल, चूड़ी, बिंदिया, पाउडर, लिपस्टिक, ये सभी चीज़ों का वो इस्तेमाल करने लगी। जो भी पहनने की चीज़ थी वो रीटा ने पहन ली थी। अब सिर्फ खाने की चीज़ बची थी, उसमें और कुछ तो नहीं था खाने के लिए, सिर्फ 10 किलो मटन था और देसी दारू की 10 पोटलियाँ थी। फिर मटन की थैली दिखाते हुए रीटा ने गांव वालों से कहा, देखिए, मैं नॉनवेज कभी नहीं खाती और दारू भी नहीं पीती, लेकिन आपके मन में कहीं ये वहम ना रह जाए कि दारू नहीं पिया और मटन नहीं खाया इसलिए इसको कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं सिर्फ मटन का एक पीस चखूँगी और थोड़ी सी दारू की घूंट चखूँगी, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि उतारे जैसी या भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये कहते हुए रीटा ने थैली में से कच्चे मांस का टुकड़ा निकाला और अपने मुंह में भर लिया और दारू की पोटली खोल के उसमें से थोड़ी दारू भी पी ली। फिर रीटा खड़ी हुई और गांव वालों से जाके कहा, देखा हुआ कुछ मुझे। जब रीटा ये कहने के लिए गांव वालों के पास पहुंची तो सभी गांव वाले 3-4 कदम पीछे हट गए और रीटा से डरने लगे। तो रीटा ने मेरे पास आकर कहा, यार ये मुझसे डर क्यों रहे। तो मैंने कहा, रीटा तूने ये कैसे किया और ये क्या कर दिया। तो रीटा ने मुझसे कहा, क्या क्या किया, बस सिर्फ थोड़ा सा मटन का टुकड़ा चखा है, उसमें क्या हो गया। तो मैंने कहा, यार तूने थोड़ा सा मटन नहीं चखा, देख तो सही, तू पूरा 10 किलो मटन खा गई और दारू की सभी पोटलियाँ पी गई, ये तूने कैसे किया। मेरी बात सुनते हुए रीटा ने कहा, क्या बकवास कर रही है। ये कहते हुए जब रीटा ने पीछे मुड़ के देखा तभी दारू की खाली पोटलियाँ और मटन का खाली थैला देखकर रीटा का सर भारी होने लगा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। रीटा तुझे क्या हो रहा है। रीटा, रीटा, आखिर क्यों रीटा, 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 कुछ तो बोल रीटा। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं पर ख़त्म होता है। आगे रीटा के साथ क्या हुआ वो हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।